HEC टेक में दोस्तों खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस की रिस्क असेसमेंट। कोई भी कन्फाइंड स्पेस में आप जा रहे हैं तो उसमें आपकी रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट करने से पहले आप अपने एक्टिविटी को माइंड में रखना है कि हमने क्या क्या, कोई भी काम करने से क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर आप जा रहे हैं, आप ओपन एरिया में, मैन होल में, किसी टैंक में, किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखें अगर वो बाहर ओपन एरिया में या क्लोज एरिया में है। आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जब बाहर जाएंगे काम करने के लिए, तो समर आपको सबसे पहले क्या होगा, हीट का होगा। फिर उसके बाद आपने देखना है कि क्या एक्टिविटी होगी। आपने अपना मटेरियल लेके जाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप क्या एक्टिविटी करते हैं, मटेरियल लेके जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप क्या होता है, आप अपना मटेरियल लेने के बाद आप उस जगह के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री करने के बाद फिर आपका क्या होता है, आप वहाँ पे क्या काम करते हैं, वेल्डिंग का, ग्राइंडिंग का, इलेक्ट्रिकल का, किस चीज़ का काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप इस तरह अपने अपने सेम इस सीक्वेंस को पहले एक माइंड में रखें कि आपके जो एक्टिविटी होना है ना, उस एक्टिविटी में आप क्या क्या उस काम में, जो काम आपका होना है कन्फाइंड स्पेस में, स्टार्ट से लेके एंड तक आपने अपने माइंड में ये रखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसे चलेंगे तरतीब से, कौन कौन सा काम होना है, हमने किस तरह से एक सीक्वेंस बनाना है। आप उसी सीक्वेंस के लिहाज से आपने क्या करना होगा, फिर आपने एक रिस्क असेसमेंट बनानी होगी। तो चलो आइए देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट बनाने से पहले आप अपने सबसे पहले अपना रिस्क असेसमेंट का टाइटल दे देना है, फिर कंपनी का नाम दे देना है, फिर उसके बाद आपने एक्टिविटी बतानी है और वो आपका वर्क लोकेशन किधर है वो लोकेशन बता देना है, ठीक है। थोड़ा सा वर्क डिस्क्रिप्शन बता देना है। उसके बाद आप अपने जब कन्फाइंस पे आप किसी भी उसके रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे, तो आपने पहले सबसे पहले सीरियल नंबर, एक्टिविटी, हैज़र्ड, रिस्क सेवरिटी रेट और कंट्रोल मेजर्स और रिस्क एवेल्युएशन, इसके आपने क्या है अलग अलग से कॉलम बना देने हैं, ठीक है। इनकी हेडिंग और टाइटल दे के नेक्स्ट पे आप देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन सी करें। हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे किसी भी कन्फाइंड स्पेस की इन सब बाहर ओपन एरिया में कोई बंदा काम करना हो, तो उसको डेमोलेशन का या इलेक्ट्रिकल का या जो मेंटेनेंस का या क्लीनिंग का कर रहा हो, तो हम उसकी रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। चलो आइए देखते हैं कि हम कैसे रिस्क असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा पास, हम ये कह रहे हैं कि हमें क्या होता है, हमारा ओपन एरिया में, तो ओपन एरिया में होगा तो हम क्या कहेंगे, हमारी एक्टिविटी क्या होगा, वर्किंग इन ए समर टाइम। मतलब है कि ओपन एरिया में होगा तो हीट होगा। हैज़र्ड क्या होगा, हीट स्ट्रेस होगा। आपकी जो इसके हीट स्ट्रेस के रिलेटेड जो रिस्क असेसमेंट होगी ना, जो रिस्क होंगे ना, वो हीट रैशेज, हीट बर्न्स, मतलब है हीट स्ट्रोक वगैरह होंगे। और इसके रिलेटेड हमने जो अपना कंट्रोल मेजर देना है उसी हीट एक्टिविटी के रिलेटेड, कि क्या कंट्रोल मेजर देना है कि भाई 12:30 से लेके आपने 3 बजे तक काम नहीं करना, आपने इस टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई नया बंदा आया हुआ है तो आपने उसको फॉलो कोई नया बंदा आया हुआ है तो आपने उसको देखना है। कुछ नए बंदे आते हैं ना, तो वो हीट पे काम करते हैं, तो उनको जल्दी सी क्या हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं, वो गिर पड़ते हैं, ठीक है। उनको आपने स्ट्रिक्टली देखना है, फॉलो करना है, देखना है, ठीक है, मॉनिटर करना है। उसके बाद आपने अपनी काम करने वाली जगह पे ठंडा पानी, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट वगैरह आपके वर्क प्लेस पे होनी चाहिए। तमाम वर्कर ट्रेंड होने चाहिए, उनको हीट स्ट्रेस के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। जो बंदे उनको ये एक्टिविटी में बताना चाहिए, जिनको पानी की ज़रूरत नहीं भी है, जिनको प्यास नहीं भी लगे, तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। और काम करने से पहले आप ऐसा भी ना हो कि अल्कोहल पी के आएँ, काफ़ी ड्रिंक वगैरह ये अवॉइड करें इस चीज़ों से। उसके बाद आपने डायरेक्ट सनलाइट में अगर पॉसिबल हो तो आप अपने क्या करें, काम नहीं करें। और फिर उसके बाद आपने रेस्ट एंड रिकवरी ब्रेक्स लेनी है। आप अपने जब जाएँ तो टॉयलेट वगैरह में जाएँ, तो आप एक टॉयलेट पे अपना एक यूरिन कलर का चार्ट लगाएँ और उस चार्ट में आप अपने कलर डिफ़ाइन करें, डिहाइड्रेशन के, हाइड्रेशन लेवल और डिहाइड्रेशन लेवल के, तो उनको उस चीज़ से समझा दें। और अपने टूल बॉक्स स्टॉक में हीट स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन करके उनको बता दें। अब आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास, ये आपके कंट्रोल्स मेजर थे, ठीक है। अब आ जाता है कि इसकी रिस्क एवेल्युएशन कैसे करते हैं। देखो, रिस्क आपका क्या होता है, लाइक्लीहुड और सिविरिटी। लाइक्लीहुड में क्या आएगा, एक तो हीट स्ट्रोक ये एक दफ़ा आएगा, रेयर ऑफ्टन, ठीक है, एक ही है कि बार ऐसा भी नहीं है कि अभी गर्मी है फिर सर्दी है फिर गर्मी है फिर, ऐसा नहीं है कि 1 दे देते हैं। और इसका जो रिस्क फैक्टर होगा, जो सिविरिटी रेट होगी, वो कितना होगा, वो हम 3 दे देते हैं, ठीक है। मॉडरेट दे देते हैं बीच में, ठीक है, ठीक है, मॉडरेट है, मॉडरेट में दे देते हैं 1 मल्टीपल बाई 3 इंटू 3 आ जाएगा। ये आपकी रिस्क वैल्यूएशन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम क्या आते हैं कि हम अपना काम करने से पहले अपना मटेरियल लेके जाते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह लेके जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है, अगर आपका मटेरियल्स का हैवी है कुछ है, तो अगर आप व्हीकल पे लेके जा रहे हैं तो व्हीकल मूवमेंट हो सकती है, मैनुअल हैंडलिंग हो सकता है टूल्स इक्विपमेंट का।
अगर व्हीकल में के थ्रू जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हीकल कोलाइड कर सकता है आपके किस चीज़ से, पर्सन से या स्ट्रक्चर से हो सकता है, काज पर्सनल इंजरी हो सकती है, मैनुअल हैंडलिंग के थ्रू इंजरी हो सकती है, बर्न्स, बैक पेन, कट वगैरह हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना, अगर व्हीकल पे जा रहा है तो व्हीकल का जो बंदा चला रहा है तो वो ट्रेंड होना चाहिए, वो लाइसेंस शुदा होना चाहिए, और व्हीकल के साथ आपको फ्लैगमैन होना चाहिए। अगर इन केस, और उसके बाद आपको फायर, उसमें क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट अवेलेबल होने चाहिए, स्पिलेज कंट्रोल, स्पिल किट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और अब उसके साथ ही उसके बाद आपकी क्या करना है, आपकी जो भी इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, जो इक्विपमेंट आप लेके जा रहे हैं, अगर आपको लगे कि वो इक्विपमेंट टेस्टेड है, अनटैग्ड है, आप अपने सुपरवाइज़र को उसके बारे में बताएंगे। शार्प एजेस हैं उनको आप बगैर नेकेड हेड के, बगैर ग्लव्स के मत छुआ करें। आप अपना प्रॉपरली ग्लव्स पहन के ही मैनुअल हैंडलिंग का काम करें। मशीन जो आप लेके जा रहे हैं वेल्डिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, या पावर टूल्स वगैरह लेके जा रहे हैं, टूल्स है अगर वो बगैर उसके हैं, बगैर गार्ड के हैं, तो आप उनको लेके जाने से अवॉइड करें। ठीक है, जो उनका गार्ड लगा हो, टेस्टेड हो टूल्स प्रॉपरली, उन्हीं को लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो नहीं 1-2 आप अपने साइड एरिया में क्या करें, डिस्प्ले करें कि हमारा ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉलो करें मैनुअल हैंडलिंग चार्ट को फॉलो करना है कि मैनुअल हैंडलिंग थ्रू किसे हम लेके जा रहे हैं, तो उस मैनुअल हैंडलिंग के जो चार्ट है उसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लिफ्टिंग एड या लिफ्टिंग इक्विपमेंट, पहले ट्राली वगैरह ये यूज़ करना है, ताकि आपका मैनुअल हैंडलिंग को आप क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। अगर वेट बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को, आप वेट को क्या करें, रिड्यूस करें, ब्रेक करें छोटे छोटे पीसेज में, इस चीज़ छोटे छोटे पीसेज में, ताकि मैनुअल हैंडलिंग आपका रिड्यूस हो जाए। मैनुअल हैंडलिंग के आपने सारे उनको कंट्रोल मेजर बता देना। अब ये क्या है, लाइक्लीहुड आपने देखो कि आप मटेरियल कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा तो नहीं लेके जाते ना। आपने जहाँ भी सामान काम करने जो तो एक ही दफ़ा लेके जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, रेयर आता है, तो हमने 1 दे दिया। और इसमें जो रिस्क है, जो सेवरिटी रेट है वो कितना है, वो भी मॉडरेट है, मीडियम है। ठीक है, वो भी आपका 1 × 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट पे है अब आपने क्या करना है, अब हमने कन्फाइंड स्पेस का बनाया है, तो अब हमने उस कन्फाइंड स्पेस में इंटर होना है, जाना है अंदर, हमारा एक्टिविटी हो गया। ये भी एक किस्म का एक्टिविटी है, तो उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड एग्रेस हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, रिस्क क्या होगा, आपका स्लिप करेंगे, फॉल करेंगे, पर्सनल इंजरी आ जाएगी, ये वगैरह। तो आपने करना क्या है, तो कहीं भी जाने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, परमिट लेना है। परमिट लेने के बाद आपने गैस टेस्ट होनी चाहिए, आपने श्योर करना है कि गैस टेस्ट हुआ है। आपने श्योर करना है कि अंदर जाने से पहले इसके ऑक्सीजन लेवल कितना है, कि भाई 19, मिनिमम 19 है, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 21%, 21 होना चाहिए। आपने श्योर करना है कि तमाम पर्सन ट्रेंड होने चाहिए। आपने श्योर करना है कि आपने पहले से ही इस वर्क का, इस कन्फाइंड स्पेस में काम करने के मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट बना लिया है। तमाम बंदे जो अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं उनको पता है कि वो जिस काम के लिए जा रहे हैं उनको कौन कौन से है, कौन कौन से एक्टिविटी है, और कौन कौन सा हैज़र्ड से उनको हैज़र्ड इस काम में आएंगे, कौन कौन से हैज़र्ड इन्वॉल्व होंगे इस काम में। ठीक है, आपने कोई भी मटेरियल को एक्सिस के सामने नहीं रखना। ठीक है, एजेस पे नहीं रखना, सामने नहीं रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आपने प्रॉपर वर्क लोकेशंस, वर्क है उनको पूरे एक डिटेल से बताना है कि आपने अगर इस काम को करना है तो इसके सेफ्टी मेजर्स ये होंगे, आपने इस चीज़ से बचना है। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि जब आप अंदर हो जा रहे हैं तो आप एंट्री कर रहे हैं तो आपके पास एक इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए, एग्ज़िट होना चाहिए, कि अगर इन केस आपको इमरजेंसी हो जाए तो हमारा दूसरा इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने देखना है। नेक्स्ट पे हमारा आ जाता है कि हम अंदर जाना, एक मैन होल है, लेट्स सपोज उस मैन होल में हम बाहर ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, हमने उसके अंदर जाके डेमोलेशन करना है थोड़ा जैक हैमर के थ्रू। तो उसमें क्या होगा, आपका डस्ट आ जाएगा, सिलिका आ जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगा, नॉइज़ आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, डस्ट, ये आपके हैज़र्ड आ जाएंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अब आपको रिस्क क्या होंगे, सिलिकोसिस होगा, हैंड आर्म वाइब्रेशन होगा, हेयरिंग लॉस होगा, इलेक्ट्रिक शॉक होगा, स्किन इरिटेशन होगा, आइज़ इरिटेशन वगैरह होगा। तो इसी के रिगार्डिंग आपने अब कंट्रोल मेजर करने हैं। देखो, अब डेमोलेशन करने हैं, डेमोलेशन करने से पहले आपको परमिट आपके पास लाजमी होना चाहिए, आपने अपने एरिया को बैरिकेड करना चाहिए, आपने सेफ़ वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है अब एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले। और जब आप डेमोलेशन टीम जो इंजीनियर है वो, इस साइट इंजीनियर जो है वो इस चीज़ को क्या करे, बताना चाहिए कि डेमोलेशन करने से पहले कि अगर आप डेमोलेशन करेंगे तो ये कोलैप्स नहीं होगा, वो रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करनी चाहिए, उसको प्लान होनी चाहिए, प्लान काम होना चाहिए, प्लान डेमोलेशन होनी चाहिए।
और जो डेमोलेशन के काम करते वक्त जो जो हैज़र्ड का आपको सामना करना पड़ेगा वो वर्कर्स को पता होने चाहिए। जैक हैमर के बारे में आपने वाइब्रेशन यूज़ करना है तो एंटी वाइब्रेटिंग ग्लव्स आपने यूज़ करने हैं। जैक हैमर का जो वाइब्रेशन एक्सपोजर है वो मिनिमम 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो अपर एक्सपोजर लिमिट है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। आप जो जैक हैमर यूज़ कर रहे हैं वो कितने एवीए का है, 1000 का है, 2000 का है, 3000 का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है, देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद क्या है जैक हैमर में देखो आप कैलकुलेशन करें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वाइब्रेशंस को। नॉइज़ के लिए आपने क्या करना है, आपने एयर मफ वगैरह पीपीज फॉलो करना है। डस्ट के लिए आप सिलिकोसिस के लिए बता दें, सिलिकोसिस में आपके जो लंग्स हैं उनको ख़राब करता है, आपने प्रॉपरली मास्क वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए है कि इलेक्ट्रिकल का आप जो पावर सप्लाई लेके जा रहे हैं वो ELCB के थ्रू होनी चाहिए डायरेक्ट, और इन चीज़ों को। और डस्ट के लिए आपने एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम लगा देना चाहिए कि आप ताकि आपको डस्ट अंदर से सफोकेशन का सबब ना बने। या आप इसी तरह कंट्रोल मेजर्स आप अपने बहुत सारी बना सकते हैं। उसके बाद यह है कि ये काम कितना बड़ा है, ये डेमोलेशन का काम हम क्या करते हैं कि एक लाइकली में कह रहे उसमें आफ्टन वगैरह में लिख दें, उसमें दो, आप इसको 2 नंबर दे दें। 2 में कैसे दे सकते हैं कि डेमोलेशन का काम हो रहा है ना, तो ये क्या है कि आपने थोड़ा सा तोड़ना है, ज़्यादा तोड़ना है, वो डिपेंड ऑन आप वर्क है। हम इसको 2, इसमें क्या हो, लाइकली में हम इसको 2 नंबर दे देते हैं, और सिविरिटी रेट में भी हम इसको 3 दे देते हैं। ये आपके = 6 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी मैंने आपको बताई हैं। 8% ट्रेंड होनी चाहिए। आपने नॉइज़ एरिया में नॉइज़ प्रोटेक्शन यूज़ करना है, आपके हेयर प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ करना है। आपने मशीन जो भी जैक हैमर यूज़ करने हैं वो प्रॉपर इंस्पेक्टेड होनी चाहिए। ये सारा आपने कंट्रोल मेजर अपनी तरफ से। और जो आप डेमोलेशन कर रहे हैं, जो लाइन वो इंजीनियर उसको रिस्क असेसमेंट को कैरी करेगा, वो बताएगा कि आपने ये तोड़ना है। अगर इन केस ऑफ डेमोलेशन कोई कोलैप्स तो नहीं हो सकता, ठीक है। आप उनको डेमोलेशन करने से पहले आप अपने एरिया को सही से बैरिकेड करके साइनेज करनी चाहिए, या बहुत सारी कंट्रोल मेजर्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आपने डेमोलेशन कर दिया। डेमोलेशन के बाद क्या होता है, कहीं पे आपको कोई वेल्डिंग या ग्राइंडिंग या कटिंग वगैरह को के काम करना हो तो उसमें आपका हैज़र्ड्स क्या इन्वॉल्व होगा, वो आपका वेल्डिंग फ्यूम्स हो गए, स्पार्क हो गए, फ्लैशेस हो गए, हीट या फायर का होगा। उसके बाद आपको रिस्क क्या होगा, पर्सनल इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है, फायर एक्सप्लोसिव हो सकता है, इरिटेटिंग हो सकता है, हीट स्ट्रेस हो सकता है ड्यू टू राइज टेम्परेचर की वजह से आप छोटे एरिया में काम कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने हार्ड वर्क का परमिट ले लेना है, तमाम पर्सन ट्रेंड होने चाहिए, आपके पास अथराइज फॉर ट्रेन फायर वाचर होना चाहिए, ठीक है। अथराइज पर्सन टू बी इन्वॉल्व फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग जॉब्स, तमाम जितने भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी सेफ्टी सर्टिफाइड होने चाहिए। आपने जो फेस शील्ड वगैरह यूज़ करने हैं, ठीक है। और गूगल्स वगैरह, लेदर ग्लोव्स, प्रॉन, एयरमफ, पीपीज जो उसके रिकॉर्डिंग है वो आपने यूज़ करना है। अगर आपने ग्राइंडिंग वगैरह यूज़ करा उसका सेफ गार्ड लाजमी होना चाहिए। अथराइज्ड हर और अनअथराइज्ड पर्सन को वो जिसको न्यू बंदा है जिसने पहले कभी नहीं चलाया उसको चलाने की अनअथराइज्ड टूल्स जो नहीं हर बंदा इस्तेमाल करने की उसको अवॉइड किया जाए। प्रॉपर गैस टेस्टिंग होनी चाहिए, आपको मैकेनिकल आइसोलेशन होना चाहिए, पर्जिंग होनी चाहिए, फ्लशिंग ये प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके क्या आ जाते हैं, आपके रिस्क आपने कंट्रोल मेजर्स आपने ये देनी है। तो उसके बाद ये है कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्रेनिंग, इसको भी हम किस चीज़ में दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं, और आगे में 3 दे देते हैं, ठीक है। कि इसका रिस्क सेवरिटी रेट क्या है, मॉडरेट है, और इसका जो नी तरम उसमें लाइकली में आ जाता है 2 में। तो ये आपको 2 नंबर में हम इसको दे देते हैं, 3 × 6। आगे आ जाता है, अगर आप कहीं अंदर काम करने जा रहे हैं तो ठीक है, काम है जो आपने पावर सप्लाई दी है, प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई फॉर लाइटिंग, पावर टूल्स एंड अदर वर्क के लिए। तो उसमें हैज़र्ड क्या आ सकता है, पुअर इल्यूमिनेशन हो सकती है, पावर फेलियर आ सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका इंजरी जो रिस्क होगा वो क्या होगा, वो पर्सनल इंजरी होगा, इलेक्ट्रिक शॉक होगा, फायर होगा, बर्न्स होगा, इसी तरह फैटेलिटी और पैनिक होगा। तो आपने पावर सप्लाई जो देनी है, आपने सबसे पहले पावर सप्लाई देने से पहले जो आप पावर सप्लाई देते हैं वो आप ELCB के थ्रू देनी है, ठीक है। प्रॉपर आपने ग्राउंडिंग यूज़ करनी है, फिर उसके बाद आपने प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट्स करनी है, फिर उसके बाद आपने अगर डार्कनेस बहुत ज़्यादा है
तो आपने क्या करना है, तो काम नहीं करना। उसके बाद अगर आपको इन केस ऑफ अगर लाइट चली जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना, कन्फाइंड स्पेस से भागना नहीं है, और इंश्योर करना है कि आपने कंट्रोल इवैक्यूएशन पहले से तैयार करके रखा हुआ है, आपके पास एक इमरजेंसी एग्जिट प्लान पहले से है, और सबके पास एक हैंड टॉर्च या हेलमेट के ऊपर जो हम हैट विद टॉर्च होता है, मैनिंग वाले जो यूज़ करते हैं, वो आपके पास एक टॉर्च होना चाहिए, या मैनुअल जो बैटरी चार्ज जो वो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल 24 वाल्ट होनी चाहिए अलग अलग। और दूसरी बात है, आपने ELCB वगैरह यूज़ करनी है, आपके पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए, इक्विपमेंट टेस्टेड हो और टेस्टेड होनी चाहिए, इंस्पेक्टेड होने प्रॉपरली और टैग्ड होने चाहिए। इसकी रेटिंग क्या है, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई पावर क्या कहते हैं, एक ही दफ़ा देते हैं तो ये रेयर में आ जाता है, और इसका जो कंसीक्वेंस है सेवरिटी रेट है वो हमने उसको 4 दिया इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, ठीक है। तो ये अब क्या है 1 × 4 हो जाता है। उसके बाद क्या है कि पैरेलल एक्टिविटीज़ है, बैकवर्ड पोजीशन है, तो पैरेलल एक्टिविटीज़ एंड बैकवर्ड पोजीशन विदाउट रेस्ट एंड रिकवरी ब्रेक्स, ये जो हमारा एक्टिविटी है हम कंटिन्यूसली काम करते हैं विदाउट ब्रेक के, तो उसमें क्या हो जाता है जो रिस्क है वो जो रिस्क फैक्टर आ जाएगा वो जो हैज़र्ड आएगा, हैज़र्ड क्या होगा, फैटेलिटी होगी, सफोकेशन होगा, अर्गोनॉमिक होगा, और जो रिस्क फैक्टर होगा, रिस्क सेवरिटी रेट होगा, वो इंटरकॉर्डेबल इंजरी होगी, सफोकेशन होगा, बॉडी पेन और जॉइंट इंजरी होगा। आपने यूज़ प्रॉपर एक्सेस वे प्रोवाइड करना है, एंट्री और एग्जिट प्रॉपरली प्रोवाइड करना है, पैरेलल एक्टिविटी नहीं करनी, आपने रेस्ट और रिकवरी ब्रेक्स देना है, आप बाहर आपके होल्ड वाचर होना चाहिए, स्टैंड बाई पर्सन अवेलेबल होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट लॉग शीट बनानी चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बंदा अननोन बंदा अंदर अपनी तरफ से नहीं चला जाए, और बाहर आपने एंट्री और एग्जिट के लिए लॉग शीट बनाया है कि कौन अंदर गया है और कौन कितने बजे बाहर आ रहा है, आपकी शीट होनी चाहिए। तो ये आपने रेस्ट एंड रिकवरी ब्रेक्स देते हैं, आपने डिफाइन कर देना है कि भाई आपने इतने 15 मिनट 20 मिनट अंदर जाके काम करना है, उसके बाद आपने बाहर आ जाना है, ठीक है। आपस में अंदर और बाहर जो स्टैंड बाई पर्सन है और जो अंदर काम कर रहे हैं उनके पास आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपरली वॉकी टॉकी सिस्टम्स के थ्रू या रेडियो सिस्टम के थ्रू उनको आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बाहर का जो बंदा काम कर रहा है सुपरवाइज होना चाहिए, उसको प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। ये आपने सारी वो क्या करना है, कंट्रोल मेजर देना है। तो इसमें हम क्या देते हैं 1 और सेवरिटी रेट पे 3 और इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह है कि बहुत से क्या लोग होते हैं कि मेहनती होते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए, तो उसमें हम एक्टिविटी देखते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर जाते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। क्या होता है कि सुपरवाइज़र को इंजीनियर को दिखाने के लिए वो काम करते हैं, भी हम बड़े मेहनती हैं, तो वो क्या करते हैं स्टे करते हैं काफ़ी टाइम तक कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए, तो उस केस में इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होता है। तो हमारे पास हैज़र्ड क्या हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, और रिस्क क्या होगा, अनकॉन्शियस डिजीनेस और फर्टिलिटी। तो हमने क्या करना है, हम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है टाइम शेड्यूल को, कि हमें पता होना चाहिए टाइम शीट लॉग पे भाई ये बंदा अंदर गए थी और 20 मिनट तक काम करेंगे और उसी 20 मिनट के तहत वो बाद में बाहर आ जाने। लॉग शीट में होल्स और आपस में उनका रेडियो कम्युनिकेशन होनी चाहिए अंदर और बाहर काम करने वालों के लिए, और जिसको और किसी को अंदर, फिर उसके बाद हमने इनको रेस्ट एंड रिकवरी ब्रेक्स देना है। फिर उसके बाद हर बंदे को कम से कम 10 से 20 मिनट काम कराना है, तो 10 मिनट आपने उसको ब्रेक देना है। आपने श्योर करना है इसमें ऑक्सीजन लेवल कितनी है, आपने श्योर कराना है कि इसमें गैस टेस्ट हमने पहले प्रॉपरली किया हुआ है और पर्जिंग और फ्लैशिंग हो गया है, वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है हमने इनको, ठीक है। और उसके बाद यह है कि अगर किसी को हमने ये पहले से कंट्रोल बॉक्स में कंडक्ट करना है, अगर किसी को सफोकेशन या डिजीनेस या कोई कुछ हो रहा हो तो उसने बाहर वाल वाचर को अटेंड करके आउटसाइड कन्फाइंड स्पेस आ जाना है, ठीक है। तो ये किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इसको नंबर क्या दिया, 1 दिया है, ये 11 लिखा हुआ, 11 नहीं है 1 है, 1 दिया। और 1 भाई हमने इसको सिविलिटी रेट कितनी दिया, 5 दिया है, 1 × 5 आ जाएगा। वो इसलिए दिया है कि कैटास्ट्रॉफिक में आ जाता है, क्या है कि बंदा जब किसी कन्फाइंड स्पेस में इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाता है, गिर जाता है, तो उसको निकालते बहुत बड़ा टाइम निकल जाता है उसको इवैक्यूएट करने में। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होने से पहले ही आपने जो कंट्रोल मेजर है उसको स्ट्रिक्टली हमने फॉलो करना है, ठीक है। आपने अपना इमरजेंसी नंबर सबको याद करवाना है कि जो भी अंदर काम करने जा रहा है तो उसको कम से कम इमरजेंसी नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। बाहर जो वॉल वाचर है उसको पता होना चाहिए इमरजेंसी का। और दूसरा जो कन्फाइंड स्पेस में जो हज़ार्डियस कन्फाइंड स्पेस में अंदर काम करने जा रहा है तो आपके पास एक अवेलेबल एम्बुलेंस बाहर से आपका एट दिस राइट साइड आपके साइड में अपने काम वाली जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। ये आपके अपने क्या करना है, कंट्रोल मेजर्स दे देने हैं, ठीक है।
अब आ जाता है मूवमेंट ऑफ व्हीकल और लिफ्टिंग। आप जिस कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि आप उस एरिया में जहाँ पे काम कर रहे हैं तो साइड में साथ ही में क्या होता है व्हीकल मूवमेंट भी हो रही है। अगर आप किसी ग्राउंड लेवल से नीचे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, व्हीकल मूवमेंट में काम रहा। अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर किसी टैंक वगैरह में या किसी और चीज़ में अंदर काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि ऊपर से कहीं पे लिफ्टिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का आपकी एक्टिविटी बाहर दूसरे भी हमने देखने होते हैं तो वो चल रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कोलिजन होता है, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, फेलियर ऑफ फॉल ऑफ मटेरियल या क्रश वगैरह आ जाता है। तो उसमें क्या होता है पर्सनल इंजरी आ जाती है, फैटेलिटी भी आ जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज भी आ जाता है। आपने अपने एरिया को बैरिकेड करना है प्रॉपरली, साइनेज डिस्प्ले कर देना है, और ऑपरेशन नो लिफ्टिंग ऑपरेशन विद इन द 15 मीटर। आप उसके अपने 15 मीटर के एरिया में, अपने 15 मीटर के एरिया में आपने कहीं भी लिफ्टिंग ऑपरेशन को अलाउड नहीं करना। आप प्रॉपरली आपने सुपरवाइज़ करना है, व्हीकल्स के एरिया को, मूवमेंट एरिया को आपने सेग्रीगेट कर देना है। आपने कम से कम 15 मीटर तक, जहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल से डाउन में काम कर रहे हैं तो आपकी व्हीकल मूवमेंट कम से कम 15 मीटर दूर होनी चाहिए आपके वर्क एरिया से। ओके, दूसरा आ जाता है लास्ट में हमारे जर्नल एक्टिविटीज़, हम डे नाइट शिफ्ट ये वगैरह। अगर नाइट शिफ्ट हैज़र्ड्स जो नाइट शिफ्ट में है, हीट नाइट शिफ्ट में क्या होता है कॉज हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, फटीग, डिहाइड्रेशन, कोलैप्स, सनबर्न, एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट या इनसफिशिएंट लाइटिंग, ये सारी चीज़ जनरल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। ट्रैफिक कोलिजन इसका रिस्क में आप देखते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज, पर्सनल इंजरीज, हीट इश्यूज सच एज फटीग वगैरह। आपने जो जनरल एक्टिविटीज़ हैं, जनरल में क्या है, आपने लाइटिंग देनी है, पर्सन ट्रेंड होने चाहिए, आपने पीटी टीवीटी वगैरह ब्रीफिंग दे देनी है, आपने उनको सुपरवाइज़ कर देना है, आपके पास स्टैंड बाई पर्सन होना चाहिए, आपको इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, आपने तमाम इक्विपमेंट और टूल वगैरह टेस्टेड होने चाहिए, आपने सुपरवाइज़ प्रॉपरली कर रहे हैं, आपने ब्रीफ सब प्रॉपरली किया है अबाउट के हैज़र्ड जो भी काम कर रहे हैं उसके हीट काम के रिलेटेड के हैज़र्ड्स को आपने उनको बता दिया है कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है, और उनको आपने डिहाइड्रेशन लेवल को चार्ट बता दिया है, आपने मैनुअल रहने के बारे में बता दिया है। जनरल एक्टिविटीज़ में आप एक जर्नल डिस्कशन करते हैं अपने काम के बारे में, तो उसमें हमने जो रेटिंग दी है वो आपकी क्या होता है, आपने 2/2 में दे देते हैं, तो रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है उसका 4 हो जाता है। तो जर्नल आखिर में लास्ट में क्या होता है, हम जनरल कमेंट्स देते हैं कि भाई आपने ये चीज़ें फॉलो करना है, टीबीटी आपने लाजमी स्टार्ट करना है काम करने से पहले, पीपीज़ आपने मेंटेन करना है, हाउसकीपिंग अपने एरिया को बिल्कुल क्लियर कर देना है कि स्लिप ट्रिप फॉल से पहले स्लिप ना हो, सुपरवाइज़र मस्ट भी अवेलेबल होने चाहिए, स्टैंड बाई व्हीकल और स्टैंड बाई पर्सन अवेलेबल हो। स्टैंड बाई व्हीकल का मतलब ये है कि एम्बुलेंस वगैरह साइड पे अवेलेबल होने चाहिए फॉर रेस्क्यू के लिए, किसी भी विक्टिम को रेस्क्यू करने के लिए, और स्टैंड बाई पर्सन और लॉग शीट आपने लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। गैस टेस्ट आपका प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। ऑल पर्सन आर ट्रेंड और सर्टिफाइड। इसमें आपने क्या करना है, ये जनरल कमेंट्स हैं, आपने लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपने क्या, हाँ भाई जनरल एक्टिविटी कंडक्ट हो गया, ओके ओके आपने इसको टिक कर दिया। पीपीज मैंडेटरी आर वर्कर्स, हाँ भाई हैं सबके पास। हाउसकीपिंग आपने साइड एरिया में कोई एंट्रेंस एग्जिट पे कोई मटीरियल वगैरह सही नहीं पड़ा हो जिसमें जिसने ओके हो गया। सुपरवाइजर अवेलेबल है, इट्स ओके। स्टैंड बाई व्हीकल और एम्बुलेंस अवेलेबल है, स्टैंड बाई पर्सन अवेलेबल है, हाँ भाई ओके। गैस टेस्ट हो गया था ना काम करने से पहले, हाँ जी हो गया था। ऑल पर्सन ट्रेंड और सर्टिफाइड है ना, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है ना सबके पास, हाँ जी है ओके। ये आपके कमेंट्स हैं, ये आपने श्योर कर देना काम करने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रिस्क मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मैं 2/3 या 3/2 दे रहा था, जो नंबरिंग दे रहा था वो हम कैसे दे रहे थे, वो देखें। हमने लाइक्लीहुड को ना 5 से उसको 5 मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, जिस तरह रेयर है, पॉसिबल है, लाइकली है, ऑफ्टन है, फ्रीक्वेंटली। इनमें लाइक्लीहुड में क्या है कि वो एक्टिविटी कितनी बार हो रही है, उस एक्टिविटी में जो हैज़र्ड आ रहा है, जो रिस्क है, वो सेवरिटी कितनी आ रही है, वो सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, माइनर है, मॉडरेट है, मेजर है या कैटास्ट्रोफिक है। देखो रेयर में क्या होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर। रेयर मतलब ना होने के बराबर, हम जिनको 1 नंबर दिया तो इसका मतलब हमें भी बहुत ना होने के बराबर। पॉसिबल में जिसको हमने नंबर अगर 2 दिए तो इसका मतलब ये है कि मे भी, और मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ये काम, ठीक है। लाइकली में हम ये देते हैं कि ये हो जाता है, हर दिन हो जाता है ये। आफ्टर में ये क्या हम देते हैं कि एज़ यूजुअल हो जाता है, हर आधे घंटे 2 घंटे के बाद, ये हमने उस चीज़ से हमने वास्ता पड़ता है। और फ्रीक्वेंट में हम क्या देते हैं कि हम किसी चीज़ को बार बार होना, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट में मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर, माइनर मतलब बिल्कुल छोटा, मॉडरेट मतलब मीडियम, मेजर बहुत ज़्यादा, कैटास्ट्रोफिक मतलब बहुत ज़्यादा हाई,
ठीक है। ये हमने इनको लेवल में डिवाइड किया। हमने कहा है कि भाई 15 से 10 में 15 से लेके 18 तक क्या हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है आपका रिस्क रेटिंग। हमने दिखा कि हम वेरी हाई है। फिर उसके बाद हमने 8 से 12 तक इसको क्या कहा कि भाई ये भी हाई है। उसके बाद हमने 4 से 6 तक जो रिस्क रेटिंग की है वो 4 से 6 के वो मॉडरेट है, ठीक है, उसको हमें मज़ीद कम करना चाहिए, ठीक है। 1 और 3 क्या है, इसमें कोई इमीडिएट एक्शन नो इमीडिएट एक्शन आपको ज़रूरत नहीं होती है वगैरह। ये वो चीज़ें हैं रिस्क रेटिंग। मतलब ये जो नंबरिंग हमने दी है ना, 1 से 3, 4 से 6, 8 से 12, मतलब 1 से 3 है ये इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रिस्क लेवल ओके है, काम कर सकते हैं, मेजर इंजरी वगैरह नहीं हो सकती। 4 से 6 है आपको इस चीज़ को अपने अवॉइड करना है, मॉडिफिकेशन आपको ज़रूर मॉडिफिकेशन मज़ीद कंट्रोल मेजर्स की मज़ीद सुपरविजन मॉनिटरिंग की आपको ज़रूरत है। 8 से 12 तक है, इसमें आपने इसको अवॉइड करना है, आपने मज़ीद अपने करेक्ट करना है, उस काम को ठीक कर देना है, अपने रिस्क को रिड्यूस करना है, बहुत कम कर देना है, ठीक है। आपने आप जो 15 से 18 तक है उसमें आपने क्या करना है, वेरी हाई है, आपने उसी वक्त अपने काम को रोक देना है, कारण जो भी काम हो रहा होगा रोक के उसको ठीक करके फिर आगे आपने चलना होता है, सही है। फिर लास्ट में आपने सब साइनेज वगैरह मतलब सिग्नेचर करने के लिए जिसको आप आगे रेफ़र कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस के लिए मैंने ये रिस्क स्टेटमेंट बना लिया, आप इसको अप्रूव करें, उसका डेट रिव्यू भाई जिसने भी रिव्यू करना है फिर डेट डालना है, टाइम वगैरह आगे वो साइन वगैरह करके आपको रिव्यू करके दे देगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी। थैंक यू।